नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जनरल साइंस की सीरीज को, 10 एमसीक्यू डेली सीरीज को। और ये सीरीज की 13th वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप वीडियोस नहीं देखे या देखना चाहते हैं, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको पता होगा कि हम लोग 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो आपका आउट ऑफ 10 कितना स्कोर हो रहा है वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी से कि व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम cells destroy the insulin producing beta cells of the pancreas is termed as what? Type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes या none of the above। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो बेटा सेल्स होते हैं जो पैंक्रियास से मेनली रिलीज होते हैं, अगर वही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए तो ये इसको क्या कहते हैं? टाइप 1, टाइप 2, अलग अलग टाइप ऑफ डायबिटीज होते हैं, है ना। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, तो बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। और पैंक्रियास पता होगा ये हमारा एक एक्सेसरी ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है, लेकिन एक प्योरली नहीं है, ये एक्सेसरी है जिसका मेन फंक्शन है दो हार्मोन्स रिलीज करना। एक तो होता है इंसुलिन, ठीक है, और एक होता है ग्लूकागॉन, ठीक है। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, शुगर जो होता है यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मैनेज करके रखता है, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन उसका यूज सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और एक होता है जेस्टेशनल, जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान किसी एक टेम्पररी पीरियड के कारण क्या होता है, उस समय मेनली डायबिटीज हो जाता है प्रेग्नेंट औरत को, या फिर बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, है ना, तो उनको भी कुछ टेम्पररीली एक दो दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो उनको मेनली एक टाइप ऑफ टेम्पररी डायबिटीज होता है उनको। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइप 1 डायबिटीज होगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसमें बॉडी जो है पैंक्रियास के दो सेल्स अल्फा एंड बीटा सेल्स है, ठीक है। तो बीटा सेल्स जो है वो मेनली इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं और वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। इसके सिम्टम्स देख सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, या बहुत ज़्यादा यूरिनेशन, टॉयलेट करने की इच्छा होना लेकिन टॉयलेट होना नहीं, फिर हंगर, फैटिक, ब्लड विजन, वीकनेस, फैटिक, ये सब सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो फिलहाल इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। सेकंड क्वेश्चन में मूव करेंगे। विद रेफरेंस टू न्यूक्लियर एनर्जी व्हाट इज स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल क्या है? अ न्यूक्लियर मटेरियल that is not capable of sustaining a chain reaction of nuclear fission, a fissile material that is capable of sustaining a chain reaction of nuclear fission, a fissile material that is not capable of sustaining a chain reaction of nuclear fusion, a fissile material that is capable of sustaining a chain reaction for nuclear fusion। तो आपने पढ़ा ही होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं बेसिकली टू टाइप ऑफ होते हैं, एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, दो न्यूक्लियर जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं, ठीक है। और ये सब जो जनरली जब एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं उसमें ये सब होता है जहाँ पे एनर्जी कंबाइन हो रही है। फिशन में क्या होता है, यहाँ पर ज्यादातर एनर्जी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ये यूज किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है हम लोग यूरेनियम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सबको क्या करते हैं, तोड़ते हैं और इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, फ्यूजन और फिशन में ही अंतर है। तो स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो वैसे फिसाइल मटेरियल है जो चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हैं फॉर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ऑप्शन जो है बी एंड डी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फिशन है, ये तोड़ता है। फ्यूजन जो है ये मेनली क्या है, तो जोड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल वैसे मटेरियल्स होते हैं जो मेनली चेन रिएक्शन जो होता है, चेन रिएक्शन भी क्या होता है कि अगर एक रिएक्शन, एक एटम की न्यूक्लियाइड टूटती है तो वो दूसरे वाले को तोड़ेगा, फिर दूसरा तीसरा को, ऐसे चलते जाता है और ये कंटिन्यू हो जाता है, कैस्केडिंग रिएक्शन जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ये देख सकते हैं ये बेसिकली स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ज्यादातर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करता है थर्ड क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इज जनरली यूज्ड एज फर्स्ट हैंड टेस्ट to judge whether a metal is gold or not,
ठीक है, तो यह देखते होंगे कि जब सोने की परख कैसे कर सकते हैं कि ये असली सोना है या नहीं है। आपके पास मान लो कि सोना मिल गया रास्ते से, ठीक है, गिरा हुआ किसी का, तो अगर आपको पता करना है कि ये असली सोना है या इमिटेशन ज्वेलरी है, तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इन सब के लिए मेनली क्या होता है, देखते होंगे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, सोनार क्या करता है, जब हम लोग ले जाते हैं गोल्ड स्मिथ के पास में, तो एक मेटल की प्लेट होती है, उस पर क्या होता है, जो भी ज्वेलरी होती है उसको घसा जाता है। उसको घसने से क्या होगा, उसके मेटल प्लेट पे उसका डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, गोल्ड लिया, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी आपने मेटल पे घसा, वहां पर डस्ट आ गया। अब उस डस्ट पे क्या होगा, गोल्ड डस्ट पे मेनली एसिड डाला जाता है। तो कौन सा एसिड डाला जाता है, यही क्वेश्चन है। तो मेनली हम लोग जो एसिड यूज करते हैं वो होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ये कंसंट्रेटेड एसिड होता है ये। तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि ये असली सोना है या नहीं? तो जो गोल्ड होता है, ठीक है, AU, ये सिंबल है, AG सिल्वर और प्लेटिनियम। ठीक है, तो ये तीनों जो एलिमेंट्स है ये नोबल मेटल, ये किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड से भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी गोल्ड डस्ट पे हम लोग 2-3 ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तब हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, वो जो मेटल है वो एक्चुअल में गोल्ड है या प्रेशियस मेटल है। ठीक है, और अगर वो रिएक्शन करता है, वो किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है या किसी कलर चेंज होता है, बबल्स बनते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो एक्चुअल में गोल्ड नहीं है, उसमें मिलावट की गई है, या फिर वो दूसरा मेटल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बेसिकली टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस हाइपोग्लाइसीमिया? ठीक है, lower than the normal level of thyroxine secretion, lower than the normal level of protein, lower than the normal secretion of one or more 8 hormones normally produced by the pituitary gland, या lower than the normal of blood glucose। तो ये शब्द जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक तो हाइपो हो गया, हाइपो मतलब होता है कम, लोअर, ठीक है, और ग्लाइसेमिया आप समझ सकते हैं ये ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा, लोअर देन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा शुगर है, शुगर की प्रॉब्लम है, हाई शुगर है, उनको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, हाइपर आ जाएगा, हाइपर यानी ज़्यादा होना। ठीक है, तो हाइपर ग्लाइसीमिया इज a condition in which blood sugar which is also called glucose, बेसिकली शुगर तो हम लोग आसान भाषा में यूज करते हैं, लिटरल भाषा में, तो ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो जाए ब्लड में तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ये डायबिटीज के कारण ही ज्यादातर होता है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आपका जो स्किन का कलर है वो पेल हो जाता है। जनरली क्या होता है, जब हमारे शरीर में खून रहता है तो हम थोड़े रेडिश कलर के होते हैं, तो अगर पेल कलर है, वाइटिश कलर होने लग रहा है, तो ये एक कंडीशन है। शेकीनेस होता है, कमजोरी, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, अगर खड़ा होंगे अचानक से तो आपको चक्कर आने लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, फिर कभी कभी ठंड भी लग रहा है, हंगर है, उल्टियाँ लग रही है, इरेगुलर या फास्ट हार्ट बीट हो गया, तेजी से कभी कभी बहुत स्लो हो जा रहा है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, ये सारे जो है मेजर सिम्टम्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के या लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया में भी कुछ ऐसा ही सिम्टम्स होते हैं लेकिन थोड़े से अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। 5 क्या है, द एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द एटम ऑफ विच एलिमेंट? हाइड्रोजन, रुबिडियम, सीजियम या फिर बेरियम? ठीक है, तो एटॉमिक क्लॉक ये देख सकते हैं मेनली, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन्स होते हैं, बेसिकली ये नॉर्मल क्लॉक नहीं है। तो ये एटॉमिक क्लॉक जो होता है मेनली ये मेजर करता है, किस तरह से मेजर करता है, तो ये जो एटम्स की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज होती है, हर एटम्स जो होता है उसका एक एनर्जी लेवल्स होता है, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, रुबिडियम, सीजियम, सब के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। तो उसको मेजर करने के लिए मेनली एटॉमिक क्लॉक बनाया जाता है। तो इसमें जनरली हम लोग जो ज़्यादातर यूज होता है, साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, वो होता है सीजियम का यूज होता है। ठीक है, सीजियम का होता है, सीजियम जो है बेसिकली ग्रुप 1 एलिमेंट से बहुत, सीजियम जो है सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, सीजियम इसीलिए बहुत बार क्या होता है, एटॉमिक क्लॉक को सीजियम क्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, सीजियम के अलावा कभी कभी रुबिडियम क्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि रुबिडियम भी यूज होता है। तो ये देख सकते हैं इसरो जो बना रहा है, इसरो जो बना रहा है अभी, वो रुबिडियम क्लॉक ही बना रहा है, बेसिकली वो भी एटॉमिक क्लॉक ही है, तो उसमें रुबिडियम का यूज हो रहा है, सीजियम का नहीं हो
हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दोनों ही सीजियम और रुबिडियम है तो दोनों ही कर सकते हैं, या मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो सीजियम होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर दिया है बोथ सीजियम एंड रुबिडियम, आप उसको भी क्लिक करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज अ स्टीरॉयड। ठीक है, ऑस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो हमारा केमिकल रिलीज होता है, जो बेसिकली बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, फंक्शन नॉर्मली फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हार्मोन जो होते हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ एमाइड्स वाले होते हैं, कुछ स्टीरॉयड वाले होते हैं, कुछ प्रोटीनिशियस वाले होते हैं ना। तो स्टीरॉयड कौन सा है इसमें से, एस्ट्रोजन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओएस्ट्रोजन हमारा सही आंसर होगा। नेमली स्टीरॉयड हार्मोन जो है हमारे 3 बॉडी ऑर्गन से रिलीज होते हैं। 2 तो मेल फीमेल में ही है, एक होता है टेस्टिस से। ठीक है, देख सकते हैं टेस्टिस से जो होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, और ओवरीज से जो निकलता है उसको ही ओएस्ट्रोजन कहा जाता है। और तीसरा जो है हमारा ग्लैंड, तो हॉर्मोन्स बेसिकली ये एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होते इसलिए डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ओवरी से एस्ट्रोजन निकलता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बेसिकली किडनी के ऊपर में ही रहता है, एक छोटा सा ग्लैंड, वहां से निकलता है स्टीरॉयड हार्मोन, उसका नाम है कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये मेनली 4-5 हॉर्मोन्स है जो कि स्टीरॉयड ओरिजिन है। एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और बॉडी में देख सकते हैं बहुत हर अलग अलग ग्लैंड से ही मेनली हमारे कुछ ना कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ही ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है मास्टर ग्लैंड कौन सा, तो ये पिट्यूटरी बहुत छोटा सा होता है ये ग्लैंड। फिर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, लीवर, पैंक्रियास भी कुछ कुछ रिलीज करते हैं, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। स्टोमक, लीवर ये सब नहीं है। पैंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और साथ ही साथ में वो उसके पास डक्ट भी प्रेजेंट है। तो इसको पैंक्रियास जो होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, फिर एड्रिनल, किडनी, टेस्टिस, ओवरीज, यूटेरस ये सब से भी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करेंगे कि इकोज आर हर्ड व्हेन वी शाउट इन ए एम्प्टी हॉल, बट व्हेन द हॉल इज फुल ऑफ पीपल नो इकोज आर हर्ड, व्हाई। ठीक है, तो आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा जब घर पूरा खाली होता है, या आप कोई नए घर में जाते हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, सामान नहीं है, तो आप अगर बोलते होंगे तो आपका आवाज जो है इको होने लगता है। तो वो किस लिए होता है। लेकिन वहीं पर अगर बहुत ज्यादा हम लोग लगेज रख देते हैं या डेकोरेट कर देते हैं रूम को, या बहुत सारे लोग हैं, तो इको होना बंद हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है। तो इकोज आर सबड्यूड इन द नॉइज ऑफ पीपल, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। सॉफ्ट क्लोथ्स ऑफ पीपल एब्जॉर्ब साउंड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्टिंग इट। ठीक है, कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी मतलब पूरा प्रॉपरली सही नहीं है। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड टेक्स प्लेस, एक्चुअल रीजन ये भी नहीं है। एक्सेसिव रिवर्बरेशन टेक्स प्लेस, तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इको आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जब पुराने हवेली होती है, घर होते हैं, आप अगर दिल्ली में रहते होंगे तो कोई किला वाला में अगर गए होंगे तो वहां पर अगर आप चिल्लाएंगे, आवाज करेंगे, तो वो इको होना शुरू करेगा। इको मतलब कुछ टाइम के बाद वो आवाज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है ना। तो वो एम्प्टी रूम्स में ज्यादातर होता है। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स वो रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अलग अलग लोग हैं तो बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस है, ऑब्स्टिकल्स है। तो ये क्या होगा, आपस में ही क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, देयर विल बी ओवरलैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड और जो जो रिफ्लेक्ट होके बैक आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यही कारण होता है। ठीक है, तो फॉर एन इको टू बी हर्ड, और इको तभी हर्ड होता है जब वो या तो एम्प्टी रूम है, या फिर जो डिस्टेंस होता है, ये जो हमारा सोर्स है जहाँ से साउंड रिलीज हो रहा है, और ये जो वॉल है वो लगभग 17 मीटर के आसपास में होना चाहिए, है ना। तो 17 मीटर में बहुत अच्छे से सुनाई देता है, अप्रोक्सीमेटली इतना होना चाहिए। फिर अगर छोटा रूम है तो उसमें इको कम होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इकोस के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बिग ओपन स्पेसेस आर गुड फॉर हियरिंग इकोस।
ठीक है, यही मैं बोल रहा था, अगर 17 मीटर का ये डिस्टेंस है तो आपको बहुत अच्छा से इको सुनाई देगा और मल्टीपल टाइम सुनाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन टोमेटो जूस। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट या सोडियम लॉरियल सल्फेट। तो जनरली फूड को प्रिजर्व करने के लिए जितना भी पैकेज प्रोडक्ट आता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया ही जाता है। बहुत सारे लिखा होता है कि नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, ऐसा नहीं होता। लगभग हर पैकेज प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स प्रेजेंट होता है। और वो प्रिजर्वेटिव जो होता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकता है या फिर केमिकल वाले प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकते हैं। नेचुरल जैसे कि नमक हो गया, कॉमन सॉल्ट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड ही है। शुगर हो गया, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, वुड स्मोक, स्पाइसेस, विनीगर, हनी, ये सब क्या होगा, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, खाया भी जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब आता है जब केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है, जैसे बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट, पैराबीन्स, सॉर्बेट्स, सल्फाइड्स, नाइट्रेट, पोटेशियम सॉर्बेट, सिट्रिक एसिड, ये सब ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये केमिकल प्रिजर्वेटिव में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट जो है हमारा केमिकल प्रिजर्वेटिव में ज्यादातर टोमेटो जूस में ये सब में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे। When one gene controls two or more different characters simultaneously, the phenomena is known as which of the following? Apomixis, प्लियोट्रॉपी, पॉलीप्लॉइडी या पॉलीटी। ठीक है, तो जब एक जीन वो दो से अधिक कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली, उस फेनोमेना को कहा जाता है मेनली प्लियोट्रॉपी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे कि बीटा ग्लोबिन जीन होता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो क्या वो किस किस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लाइंडनेस का हो सकता है, ठीक है, फिर लीवर फेलियर में भी हो सकता है, हार्ट अटैक में भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये क्या एग्जाम्पल, ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर बाकी जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या होता है, जब मोर देन 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दो से ज्यादा अधिक कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उसको मेनली कहा जाता है पॉलीप्लॉइडी। वहां पर क्या है, वहां पर एक जीन नहीं है, वहां पर 2-3 जीन, मल्टीपल जीन्स हैं, वो लोग गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, वहां पर क्या होगा, मान लेते हैं 3 जीन्स हैं और 3 कैरेक्टर्स को वो लोग गवर्न कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। प्लियोट्रॉपी में क्या है, एक ही जीन है और वो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर एम्ब्रॉयो ग्रोज इनटू एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसके विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रॉयो एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। फिर पॉलीटीन जो है मेनली जायंट क्रोमोसोम है। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है बहुत बड़ी क्रोमोसोम्स होती है, फाउंड इन सम टू विंग्ड फ्लाइज, जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो होते हैं उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको बस यही याद रखना है कि अगर एक जीन अलग अलग कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं वो भी साइमल्टेनियसली, उसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करता है साइमल्टेनियसली, उसको पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और पॉलीटीन एक जायंट क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो in which of the following cases in the elevator? ठीक है, तो ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी, when elevator is accelerating downward, when elevator is at rest, या when elevator is accelerating upward। तो किस केस में मेनली हमारा apparent weight जो है बॉडी का, ठीक है, वो जीरो हो जाता है, एक्चुअल वेट नहीं, apparent weight। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर आपने देखा होगा स्काई डाइविंग करते हुए, या हम लोग ऊपर से गिर रहे हैं या कोई चीज को गिरा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्चुअल में तो उसका कुछ वजन होगा, कुछ वेट होगा, लेकिन वो जब ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटी के थ्रू, तो वहां पर क्या होता है, उस पर्सन को या कोई भी ऑब्जेक्ट को वो क्या होगा, वो वेटलेसनेस फील होगा, उसको कभी कुछ फील नहीं होगा, वजन फील नहीं होगा, है ना। ऐसा होता है जब हम लोग लिफ्ट से उतरते हैं। ठीक है, तो पहला जो केस है उसमें देख सकते हैं, जब लिफ्ट जो है, जो हमारे एलिवेटर है, वो स्टैटिक पोजीशन पे है, तब क्या होगा, वहां पर हमें नॉर्मल जो हमारा वेट है वही रहेगा। ठीक है, रुका हुआ है। फिर जब हमारा लिफ्ट जो हमारा एक्सलेटर जो है, मेनली एलिवेटर ऊपर जा रहा है, उस केस में क्या होगा, हमारा जो वजन है हम लोग को फील होगा, हमारा एपरेंट वेट क्या होगा, हमें फील होगा कि ज्यादा लग रहा है, हमें हमारा वजन ज्यादा हो गया। लेकिन
एक्चुअल में नहीं है, ये दूसरा केस है। फिर तीसरा केस जब है, जब हम लोग नीचे आ रहे हैं, जब एलिवेटर नीचे आ रहा है तो हमें फील होता है कि हमारा एपरेंट वेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। लेकिन जब वो एलिवेटर का जो केबल है, मान लीजिए वो टूट गया है किसी कारणवश और वो ग्रेविटी के थ्रू गिर रहा है, तब हमें फील होता है मेनली जीरो वेटलेसनेस, या कुछ भी वेट फील नहीं होता, जीरो वेट हो जाता है, ठीक है। तो वो चौथे कंडीशन में मेनली फील होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी के कंडीशन में ही हमें जीरो ग्रेव मतलब वेट जो होगा हमारा जीरो फील होगा, अपरेंट वेट, ठीक है। तो ये अलग चार अलग अलग केसेस में, जब स्टैटिक पोजीशन में तो नॉर्मल वेट होगा, मान लीजिए अगर आपका वजन 50 kg है तो 50 kg होगा। अगर ऊपर जा रहा है तो 50 kg से क्या होगा, फील होगा कि नहीं 52 kg हो गया, 55 kg हो गया। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब हमारा वेट मान लीजिए कम हो गया 48, या अगर आप एकदम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, जब केबल टूट गया है तो उस केस में क्या होगा, हमारा वजन एपरेंट वेट जो होगा वो जीरो होगा। एक्चुअल में तो वेट होगा लेकिन एपरेंट वेट हमारा जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। इसी के साथ ही हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपका स्कोर कितना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी तरह हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।